हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मशीन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। चलिए, मेरा पहला हेडिंग है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, मेरा पहला हेडिंग है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए, हमारा जो है कि ये देखिए ट्रांसफार्मर का एक बनाया गया है डायग्राम, और इसमें ये क्या है, कोर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोर है। और देखिए कोर पे आपकी बैंडिंग लपेटी हुई है। ये देखिए, ये सब बैंडिंग है। ठीक है, ये आपकी बैंडिंग लपेटी हुई है। ये लीजिए, ठीक है, ये सब आपकी बाइंडिंग लपेटी हुई। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कोर पे जो बाइंडिंग लपेटी गई होती है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये जो इस पे जो बाइंडिंग लपेटी हुई है, तो ये कौन सी वायर की होती है, तो ये होती है दिस बाइंडिंग इज मेड बाय सुपर इनेमिल कॉपर वायर। ठीक है, देखिए ये बाइंडिंग होती है सुपर इनेमिल कॉपर वायर। अब आप लोग कहेंगे यार ये सुपर इनेमिल कॉपर वायर क्या होता है, तो चलिए मैं बता देता हूं आप लोग को कि देखिए जो कंडक्टर यानी जो कॉपर का जो तार होता है जिससे हम बाइंडिंग करते हैं, तो इस कॉपर के वायर को एक इनेमिल एक पेंट होता है। ठीक है, एक इनेमिल एक पेंट होता है, जिस पेंट में उस कॉपर वायर को उसी पेंट में डुबो दिया जाता है, जिससे उस पे एक इंसुलेटर की परत चढ़ जाए। वो पेंट जब सूख जाती है दोस्तों, जब डुबो के उस कॉपर वायर को जब बाहर निकालते हैं और जब वो पेंट सूख जाती है, तो वो क्या हो जाता है, उस पे एक इंसुलेटर का परत चढ़ जाता है। ठीक है, जिससे बाइंडिंग करने में आसानी होती है। और ये जो कि बाइंडिंग करते हैं, टर्न हम जब करते हैं, घुमाते हैं, तो वो एक दूसरे से सटते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो गया कि दिस बाइंडिंग इज मेड बाय सुपर इनेमिल कॉपर वायर। इनेमिल कॉपर वायर क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए साथ में दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो हमारी जो ये बाइंडिंग होती है, जो हम कोर पे जो बाइंडिंग लपेटते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। और देखिए मान लीजिए अगर ये प्राइमरी साइड का बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी साइड का बाइंडिंग है, तो इस प्राइमरी साइड की बाइंडिंग के थ्रू जो भी यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, किसी कारण फ्लक्स के कारण। ठीक है, फ्लक्स जब यहाँ पे बना, तो यही फ्लक्स जो है कि दोस्तों देखिए जाता है आपका यही फ्लक्स जो है कि जाता है सेकेंडरी बाइंडिंग पर, और सेकेंडरी बाइंडिंग को लिंक करता है किसकी सहायता से, कोर की सहायता से सेकेंडरी बाइंडिंग पर जाता है और लिंक करता है। तो जो है कि सेकेंडरी बाइंडिंग पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लपेटने की जो प्रक्रिया होती है, इस बाइंडिंग को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। मैं फिर से बता दिया, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। एकदम दोस्तों अच्छे से फोकस करिएगा आप लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया हुआ है, और देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं कि कोर में ये जो डॉट डॉट जो लाइन है, मान लीजिए कि ये फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, पहले इसके प्राइमरी बाइंडिंग पर हमने एक सप्लाई दिया और कितना सप्लाई दोस्तों, V1 दिया। ठीक है, V1 वोल्टेज सप्लाई दिया। कौन सप्लाई है, AC सप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, AC सप्लाई है। तो इसके बाइंडिंग पे ईएमएफ जनरेट हुआ, और ईएमएफ के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब फ्लो होता है तो किसके थ्रू होता है, एमएमएफ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एमएमएफ। ठीक है, आपका एमएमएफ के थ्रू वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कि वो कोर में उसको पाथ मिल जाता है। देखिए जब यही फ्लक्स सेकेंडरी बाइंडिंग पर लिंक करता है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। देखिए इस कोर को हम कहेंगे मैग्नेटिक कोर। मान लीजिए यदि सप्लाई हम V1 दे रहे हैं, तो हमें लोड पे कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, V2 मिल रहा है। यदि प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज देने से प्राइमरी बाइंडिंग में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में दोस्तों देखिए I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इनपुट पावर क्या हो जाएगा, V1 I1। कैसे दोस्तों, चलिए देखिए हमारा पावर का फार्मूला होता है P = VI। ठीक है, P = VI। यदि वोल्टेज का मान मेरा प्राइमरी साइड में अगर V1 है और प्राइमरी साइड में करंट का मान I1 है, तो दोस्तों
P का मान क्या हो जाएगा V1 I1, ठीक है, यानी इनपुट पावर। ये P ये कौन सी पावर है, यानी हम ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं तो ये कहलाएगी मेरी इनपुट पावर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इनपुट पावर हो गया V1 I1। उसी प्रकार अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा V2 I2, क्या हो जाएगा V2 I2, क्योंकि देख लीजिए P इक्वल टू होता है VI, ठीक है, और आउटपुट पे लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है V2, और करंट लोड में जो फ्लो है वो कौन सी करंट फ्लो हो रही है I2, तो पावर क्या कहलाएगी V2 I2। चलिए अब हम देखते हैं इफ द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, यदि हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो आइडियल हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर आइडियल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसमें कोई लॉसेस ना हो, जैसे उसमें जो ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस है, यदि इन लॉसेस को हम इग्नोर कर दें, जैसे देखिए, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, मतलब जितना पावर हम प्राइमरी साइड दिए उतना पूरा पावर हमें जितना हम पावर प्राइमरी साइड दिए हैं उतना पूरा यदि पावर मुझे सेकेंडरी साइड पर मिल जाएगा तो यही तो होता है आइडियल केस, क्योंकि पूरा का पूरा तभी मिलेगा दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में हमारी कोई लॉसेस ना हो। और जानते हैं लॉसेस में होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। और देखिए आयरन लॉस के दो भाग होते हैं, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, जो मैं पिछली लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं। तो आप समझ गए होंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जिसमें कोई लॉसेस ना हो। और दोस्तों देखिए जिसमें कोई लॉसेस ही नहीं होगा तो हमें इनपुट सप्लाई यदि V1 I1 पावर है तो आउटपुट भी हमें क्या मिल जाएगा V2 I2 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यदि मैं बात करूं प्रैक्टिकल पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, तो प्रैक्टिकली हम लोग ने देखा है कि पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होता है 98%। आपको ऐसा किताबों में मिल जाएगा कि पावर ट्रांसफार्मर का जो है कि पावर जो है कि मेजर किया गया है तो वो होता है इफिशियंसी उसका 98%, ठीक है। 2% लॉसेस में चला जाता है दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिकली केस में। यहाँ आइडियली केस की बात नहीं हो रही है। अगर हम आइडियल केस की बात करते तो यहाँ इफिशियंसी 100% बोली जाती, ठीक है, कितनी बोली जाती है 100%। लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली भाई लॉसेस तो कुछ ना कुछ होगा ही, कोर में लॉस होगा, ठीक है, और कुछ आपका हो जाता है लीकेज करंट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए 2% आपका लॉसेस में गया। चलिए हम आगे देखते हैं। इन केस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ द बाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। चलिए इसका मतलब ये है कि जो टू बाइंडिंग वाली जो ट्रांसफार्मर होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो दोनों बाइंडिंग होती हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती हैं, ये दोनों बाइंडिंग क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, यानी इलेक्ट्रिकली इसको आइसोलेट कह सकते हैं। और आइसोलेट का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, जिसको हम विलगित भी कहते हैं, अलग होना। दोस्तों आजकल कोरोना का माहौल है तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि वो आदमी को कोरोना हो गया है तो वो आइसोलेशन वार्ड में है। आइसोलेशन वार्ड का मतलब क्या है, वो सबसे अलग है, मतलब कि उसको किसी से छुआछूत से दूर रखा गया है ताकि किसी को छू दे तो कहीं उसको भी कोरोना ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आइसोलेशन वार्ड का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति सबसे अलग है, ठीक है, किसी के टच में नहीं है। तो आइसोलेट मतलब यही यहाँ पर हुआ अलग, यानी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब इस दोनों बाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिकली क्या है आइसोलेटेड है, अलग अलग है। यदि इस बाइंडिंग का ईएमएफ इस बाइंडिंग में जाता है, पावर भी इस बाइंडिंग में जाता है, तो वो केवल और केवल कोर के माध्यम से जाता है। और कोर में क्या फ्लो होता है, फ्लक्स, क्या फ्लो होता है, फ्लक्स, ठीक है। कोर में देखिए कोर में क्या फ्लो होता है, फ्लक्स, ठीक है। कोर में हमारा जो फ्लो होता है वो फ्लक्स होता है। और कोर जो होता है वो हाई परमिबिलिटी होता है, यानी उसकी चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंट और दोस्तों मिल जाएगा जानने को, बोथ द बाइंडिंग आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ द मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मतलब ये जो दोनों बाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं, मतलब कि उसमें वो कोर के द्वारा कनेक्ट होती हैं। और एक मतलब कि प्राइमरी बाइंडिंग में जो फ्लक्स रहता है वही सेकेंडरी बाइंडिंग को जाके फ्लक्स काटता है, यानी जो फ्लक्स का मान प्राइमरी में साइड में होता है वही फ्लक्स का मान सेकेंडरी साइड में भी होता है, इसीलिए इसको म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है, इसको म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं।
ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते चलिएगा। इसको म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी साइड में जो फ्लक्स है वही सेकेंडरी साइड में भी फ्लक्स जाके क्या करता है, सेकेंडरी बाइंडिंग को लिंक करता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अब ये पॉइंट, देखिए, सिंस देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग हेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहती है, इसलिए रहती है कि देखिए प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग की अगर दोनों को सापेक्ष लेके चलें तो एक दूसरे में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, मतलब कोई आपेक्षिक गति नहीं होता है, सापेक्षिक गति नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों बाइंडिंग एक दूसरे के लिए स्थिर हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये एक ट्रेन है, ट्रेन का एक बोगी है, बोगी में एक यहाँ सीट है और एक इसके सामने सीट है, इस सीट पे भी आदमी बैठा है, इस सीट पे भी आदमी बैठा है। ठीक है, लेकिन बताइए क्या इन दोनों आदमी जब सीट पर बैठे हैं, ट्रेन भले ही चल रही हो, लेकिन क्या इन दोनों में कोई सापेक्ष गति हो रहा है? नहीं, वो एक दूसरे के लिए समान दूरी बनाकर एक दूसरे के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों जब तक कोई मोशन नहीं होता है बाइंडिंग में, इसीलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ठीक है, अगर इन बाइंडिंग में मोशन होता, यानी अगर ये मूविंग करते बाइंडिंग, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती। यदि प्राइमरी पे हम 50 हर्ट्ज देते तो सेकेंडरी पे हमें पता नहीं क्या मिलता। ठीक है, 50 हर्ट्ज नहीं मिलता अगर दोनों बाइंडिंग में रिलेटिव मोशन होता तब। ठीक है, तो इस बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने मल्टीमीटर का नाम जरूर सुना होगा। मल्टीमीटर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा। जो लोग मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करते हैं तो एक मल्टीमीटर रखे रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में होता क्या है, यदि मान लीजिए एक कोई चालक है जो बीच में से ब्रेक है। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लीजिए क्या है, बीच में से ब्रेक है, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन क्या है, ब्रेक है। ठीक है, बीच में से अगर ब्रेक है तो यहाँ पे अगर मल्टीमीटर का यदि एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लगाऊं और एक पॉइंट यहाँ लगाऊं, और चूंकि देखिए ये दोनों एक जो कि सर्किट क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, तो दोस्तों ये बताइए कि जब सर्किट ओपन रहती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं। और देखिए मल्टीमीटर आपका क्या रीड करेगा, ओएल। ठीक है, क्या रीड करेगा, ओएल, मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे ओएल का मतलब एक और होता है कि यहाँ पे इनफाइनाइट बताएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट बताएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जब हमारा क्या हो, जब हमारा कोई कंडक्टर हो और वो बीच में ब्रेक ना हो, बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए तब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे और एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए एनालॉग वाला है तो आपकी जो सुई है वो लास्ट तक विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क उस पर लग जाएगा और वो क्या हो जाएगी, लास्ट तक विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये बताता है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब कंडक्शन, मतलब कि आपका तार सही है, कहीं से भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर सुनिए, अगर डिजिटल होता, अगर ये सुई वाला ना होता, डिजिटल होता, तो आपका रीडिंग दिखाता उसमें 0.00। क्यों दिखाता, क्योंकि ये बताता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान 0 है। रेजिस्टेंस का मान तभी 0 होगा दोस्तों जब तार कहीं से ब्रेक ना हो, बिल्कुल क्या हो, जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अब। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको नोट्स सहित मशीन पढ़ाता रहूँगा। चलिए तो हम देखते हैं फिर से। देखिए ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये हिस्सा जो है वो प्राइमरी साइड है और ये हिस्सा क्या है, सेकेंडरी साइड है। ठीक है, देखिए प्राइमरी साइड में सप्लाई दिया हुआ है, सेकेंडरी साइड में लोड दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग इन केस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए ये टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो तो दोनों बाइंडिंगों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती हैं, ये आइसोलेट होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं। तो मैं अभी बताया था यदि दो तार आपस में अलग अलग हों तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, अनंत मानते हैं। ठीक है, यदि दो तार अलग अलग हों तो रेजिस्टेंस क्या मानते हैं दोस्तों, अनंत मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों बाइंडिंग का, दोनों बाइंडिंग यानी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा दोस्तों, अनंत होगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है कि, देखिए आंसर में लिखा हुआ है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग इज इनफाइनाइट। ठीक है,
इट इज बेसिकली इन केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब ऐसा सिर्फ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होता है। आपको जब एग्जाम में पूछेगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है, तो आप बताएंगे अनंत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसा, लेकिन देखिए एक स्टेप बना जान लीजिए कि ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं होता। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेट नहीं होता, क्योंकि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं। कैसे दोस्तों, मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए दोस्तों एक ही बाइंडिंग होती है। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे डिप्लोमा में कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है। इसी को प्राइमरी बाइंडिंग भी कह लीजिए और इसी को सेकेंडरी बाइंडिंग भी कह लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम अपना लोड लगा लेते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ लोड लगा लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे लोड लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये लोड हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले बाइंडिंग को कहूँ ये प्राइमरी बाइंडिंग है और इस वाले बाइंडिंग को कहूँ मैं सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो देखिए क्या यह दोनों बाइंडिंग अलग अलग हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक ही बाइंडिंग है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये एक ही तार के द्वारा टर्न लपेटी गई होगी और एक ही तार द्वारा जुड़ी है, ये पे कहीं पे भी जो है कि टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं होता, मतलब कि दो बाइंडिंग के बीच की जो रेजिस्टेंस अनंत थी वो ऐसा सिर्फ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में संभव है, एक बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। और एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो दोस्तों देखिए, यदि मैं कहूं कि मेरा जो इन जनरल इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, मैं अगर कहूं कि मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल है, ठीक है, तो जो पावर हम प्राइमरी साइड देंगे हमें वही पावर कहाँ मिल जाएगा, वही पावर हमें सेकेंडरी साइड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जो पावर हम प्राइमरी साइड देंगे यानी कि क्या देंगे, V1 I1, तो वही हमें कहाँ मिल जाएगा, सेकेंडरी साइड मिल जाएगा V2 I2। और देखिए यदि मान लीजिए प्राइमरी साइड की तरफ अगर वोल्टेज का मान कम है और यदि सेकेंडरी साइड की तरफ अगर वोल्टेज का मान ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी साइड की अपेक्षा यदि सेकेंडरी साइड वोल्टेज अगर अप होता है, ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा दोस्तों, देखिए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और देखिए उसी के करस्पॉन्डिंग प्राइमरी साइड वोल्टेज करंट का मान ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी साइड जाके करंट का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से पावर हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक वैल्यू बढ़ता है तो एक घटता है, इधर भी एक बढ़ता है तो एक घटता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा पावर जो है कि कांस्टेंट हो जाता है, पावर नहीं बदलता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। इफ द ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा तो प्राइमरी साइड से वोल्टेज जो है कि सेकेंडरी साइड की तुलना में कम होगा, यानी कि सेकेंडरी साइड में जाके में वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था यदि मेरा ट्रांसफार्मर क्या हो दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, तो जान लीजिए कि हम क्या करेंगे। चलिए देखिए, यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या था, V2 था, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या था, V1 था। भैया स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो उसको क्या मैं V2 ग्रेटर देन V1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ठीक है, लिख दिया। इन सिंपल वे V1 I1 इक्वल टू V2 एट इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए मतलब क्या होता है, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी साइड का पावर इक्वल टू सेकेंडरी साइड का पावर, और ये बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब पावर बदलता नहीं है। तो यदि दोस्तों V1 I1 बराबर V2 I2 है, तो क्या मैं इसको V इंटू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकता, तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए V इंटू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्टेप डाउन चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, दोनों के केस में हमारा पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक वैल्यू बढ़ती है तो एक वैल्यू घट जाती है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए हमारा है यहाँ पे, देखिए स्टेप डाउन के केस में दिखाया गया कि यदि कि वोल्टेज घट जाता है और करंट बढ़ जाता है। ठीक है, स्टेप डाउन के केस में दिखाया गया है। यहाँ देखिए V1 I1 इक्वल टू V2 I2 किसके लिए कहा गया है, आइडियल केस के लिए कहा गया है। भाई दोनों तरफ पावर सिर्फ आइडियल केस में बराबर मिलेगा ना। प्रैक्टिकली हम लोगों ने क्या देखा था, प्रैक्टिकली हम लोग का 2% क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली देखा गया था कि 98% उसकी इफिशियंसी होती है, अर्थात 2% लॉस तो हो रहा है। तो आइडियली केस में हम कहते हैं कि दोनों तरफ पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका ऑक्सिलरी देख लीजिए, थोड़ा सा इसका ऑक्सिलरी देख लीजिए। ऑक्सिलरी में देखिए क्या कह रहा है कि कूलिंग फैंस और इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरी कूलिंग फैंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी मतलब कि
मतलब एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर के बाहर जो चीज़ें लगे होते हैं, देखिए जैसे दोस्तों ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए देखिए बड़े बड़े पंखे भी लगे होते हैं। उसमें आपने कभी सब स्टेशन में देखा होगा कि बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये छोटे छोटे पंखे भी लगे हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सके, कूलिंग कर सके, ठीक है। तो क्या वह ट्रांसफार्मर का पार्ट हो जाएगा? क्या बताइए आप लोग बताइए, क्या वह ट्रांसफार्मर का पार्ट कहलाएगा? जी तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल ऑक्सिलरी है, उसको हमने बाहर से लगाया है, उसका ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं होता पंखे का, ठीक है। पंखे का ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं होता, बस केवल हम लगाते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर हीट ना हो, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जल ना जाए। उसके बस कूलिंग के लिए बस हम क्या करते हैं, फैन लगाते हैं। तो आप कहेंगे कि कूलिंग पंप हो चाहे कूलिंग फैन हो, वो ऑक्सिलरी है, नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, आपके ट्रांसफार्मर का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर साइड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड तय नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड तय नहीं होता। तो देखिए यदि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है, चलिए मैं कहता हूं कि ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बाइंडिंग बनाई गई है प्राइमरी साइड और ये बाइंडिंग बनाई गई है सेकेंडरी साइड की, ठीक है। और ये इसको करना है स्टेप अप, ठीक है, इसको करना है स्टेप अप। तो यदि प्राइमरी साइड में हम देंगे तो सेकेंडरी साइड हमको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तभी तो स्टेप अप होगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप और सुनिए, यदि यही सप्लाई हम प्राइमरी साइड न दे करके अगर सप्लाई सेकेंडरी साइड देंगे तो आप जान लीजिए कि आपका फिर स्टेप डाउन होने लगेगा। यही साइड सप्लाई अगर सेकेंडरी साइड से दें तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन होने लगेगा, ठीक है। तो अब लेकिन देखिए दोस्तों, आपका भाई लोग कहते हैं कि प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड तय नहीं होता, तो भाई देखिए तय आपका नहीं होता, सही बात है। क्यों नहीं होता? तो चलिए मैं बताता हूँ। भाई मान लीजिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लाए हैं, आपको अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगाना है कि मेरे जो कि 11 केवी को वो 11 केवी को 415 वोल्ट में बदले, 415 में वोल्ट में बदले, और जिसमें से कि सिंगल फेज 230 वोल्ट हम अपने घर में ले जा सकें, ठीक है। और कहीं मान लीजिए कि आपने जिधर की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके प्राइमरी साइड अगर आपने 415 वोल्ट दे दिया और सेकेंडरी साइड आपको 11 किलो वोल्ट मिल जाएगा, तो क्या आप ये अपने घर में लाएंगे सप्लाई? 11 किलो वोल्ट का सप्लाई आप अपने घर में लाएंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं भैया, सब भग से उड़ जाएगा, सब धाएं धूं मारेगा, एकदम पूरा दिवाली हो जाएगा, एकदम दम दुम, ठीक है। चलिए तो इसमें आप कहेंगे कि ठीक है भैया तय नहीं होता। चलिए प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड आप कुछ भी सप्लाई देंगे, उल्टा कर देंगे तो काम उल्टा करने लगेगा, सीधा देंगे तो काम सीधा करेगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं, अगला देखिए हमारा है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। प्राइमरी साइड दिखाया गया है, सप्लाई V1 दिए हैं, करंट का मान I1 जा रहा है, और सेकेंडरी साइड में क्या है हमारा लोड है, तो करंट हमारा I2 जा रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया था, जरा सा थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जिधर आप सप्लाई देंगे, जिधर भी आप सप्लाई इनपुट करेंगे, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, प्राइमरी साइड कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए यदि सप्लाई में इस हिस्से पर दिया, सप्लाई में अगर इधर दिया तो मेरा ये प्राइमरी साइड कहलाएगा, और जिधर लोड जोड़ दिया वो सेकेंडरी साइड कहलाएगा, ठीक है। और अगले नीचे हम देखते हैं, जिधर देखिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिधर लोड जोड़ दिया वो सेकेंडरी साइड हो गया, और देखिए इस तरफ अगर हमने सप्लाई दिया है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी साइड कहलाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारी कोई फीडर लाइन आई हुई है 11 केवी की, ठीक है। और ये हमारे गांव के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जो कि सप्लाई हमें कहाँ भेजनी है, अपने गांव में सबके घरों में भेजनी है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग पे हमने 3 फेज की सप्लाई को इनपुट कर दिया। यहाँ पे देखिए RYB, ठीक है, ये इनपुट है। तो देखिए दोस्तों सेकेंडरी बाइंडिंग से कितने तार निकलेंगे, 4 तार निकलेंगे, RYB 3 फेज और एक न्यूट्रल। भाई घर में हमें लाइन लेके जानी है तो न्यूट्रल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको समझने के लिए। और देखिए यहाँ पे 11 केवी को वो 415 वोल्ट में बदल रहा है, ठीक है। 11 किलो वोल्ट को
415 किलो वोल्ट में बदल रहा है ये ट्रांसफार्मर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल रहा है, तो यह ट्रांसफार्मर कौन सी होगी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगी, ठीक है। यानी हमारे गांव में जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगी रहती है वो कौन सी ट्रांसफार्मर होती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है। और दोस्तों यहीं पे मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, तो मुझे ये बता दीजिए कि सेकेंडरी साइड का जो उसका सेकेंडरी जो बाइंडिंग है, तो वो कौन सी बाइंडिंग होती होगी? स्टार बाइंडिंग होती होगी, ठीक है, क्योंकि स्टार बाइंडिंग में ही न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ आगे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इसके विषय में, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होती है हमारे गांव में जो लगी रहती है, वो देखिए लगभग आपका होता है 10 kVA, 25 kVA, 63 kVA, 250 kVA, ठीक है। ये सब रेटिंग के अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई मान लीजिए है R/B, ठीक है। ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई R/B है और आउटपुट सप्लाई R/BN, यानी 3 फेज और न्यूट्रल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर प्राइमरी बाइंडिंग के हर फेज को और सेकेंडरी बाइंडिंग के हर फेज को इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोला जाता है, किस लैंग्वेज में अंकित किया जाता है, मार्क किया जाता है? चलिए तो इसको हम समझते हैं। देखिए प्राइमरी साइड में अगर फेज R है, Y है, B है, तो देखिए R फेज को 1U से लिखते हैं, Y फेज को 1V से लिखते हैं, B फेज को 1W से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे UVW क्या है? कैपिटल लेटर में है। तो फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी साइड में R को 1U से, Y फेज को 1V से और B फेज को 1W से लिखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं सेकेंडरी साइड की बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल R फेज लिखते हैं, स्मॉल Y फेज लिखते हैं, स्मॉल B फेज लिखते हैं, ठीक है। और स्मॉल R को लिखते हैं 2U से, Y को लिखते हैं 2V से और B को लिखते हैं 2W से, ठीक है दोस्तों। देखिए सेकेंडरी साइड में चूंकि ये प्राइमरी बाइंडिंग थी और ये सेकेंडरी, यहाँ पे ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग को 2 से दिखाया जा रहा है। और ये यहाँ पे जो UVW स्मॉल यहाँ पे जो UVW कैपिटल लेटर में थे, तो यहाँ पे UVW स्मॉल लेटर में दिखाए जाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पे मैं फिर न्यूट्रल पॉइंट की बात करूँ तो न्यूट्रल को दिखाया जाएगा 2N से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये इंटरनेशनली इसको जो है कि ऐसे मार्क किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो आज यहाँ तक ही था। लेक्चर 2 हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जब मैं लेक्चर 3 डालूंगा तो उसमें आपके द्वारा कमेंट किए गए जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे मैं उसको उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर 3 में हम देखेंगे EMF इक्वेशन। क्या देखेंगे दोस्तों? EMF इक्वेशन, ठीक है। हमारा जो लेक्चर 3 टॉपिक होगा वो होगा EMF इक्वेशन पे, हम उसमें देखेंगे EMF इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि नोट्स के सहित मैं आप लोग को एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवा रहा हूं। कहीं भी एक भी पॉइंट, एक भी कंटेंट नहीं छूटेगा। तो इसलिए दोस्तों एकदम जान लगा दीजिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।